भैया बहनों नमस्कार। आज हम पाठ 13 बहू की विदाई नामक एकांकी को पढ़ेंगे। ये श्री विनोद रस्तोगी जी का जन्म 12 मई 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले के शमशादाबाद कस्बे में हुआ था। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में एकांकी लिखना आरंभ किया। इनकी प्रमुख एकांकी कसम कुरान की, निर्माण का देवता, बहू की विदा आदि हैं। अब आप ये देखोगे एकांकी क्या होती है कि इसमें एक अंक होता है। हिंदी की अनेक विधाएं हैं, जैसे इसमें पद्य है, गद्य है, नाटक है, एकांकी है आदि। उसमें एक एकांकी होती है, इसमें एक ही अंक का वर्णन होता है। इसके परिचय, पात्र में कौन कौन आए हैं। जीवनलाल एक धनी व्यापारी है, इसकी उम्र जो है 50 वर्ष है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष। रमेश जीवनलाल का पुत्र है, अवस्था 22 वर्ष। कमला रमेश की पत्नी है, अवस्था 19 वर्ष। प्रमोद कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। नेपथ्य क्या होता है कि भैया आपने सुना होगा कभी कभी पर्दे के पीछे जो कुछ बोला जाता है। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाले द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। भरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। वह पैंट और कमीज पहने हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। अब इसके आगे ये देखिए प्रमोद क्या कह रहा है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय लिया आपने। जीवनलाल विदा नहीं होगी। प्रमोद लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी। जीवनलाल मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। प्रमोद हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस हंस कर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्भाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से उब रहे हों। यह जानकर भी। प्रमोद यह जानकर भी। जीवनलाल अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। जीवनलाल मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था, दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। प्रमोद कह रहे हैं दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपने बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। प्रमोद हाथ जोड़कर जी। जीवनलाल उठकर आवेश में टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा है, मेरी शान को जो ठेस पहुंची है, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई है, उस करारी चोट का घाव आज भी गहरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा करना चाहते हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। प्रमोद जी आप इस समय तो विदा कर दें। हम गोने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। जीवनलाल मैंने दुनिया देखी है प्रमोद। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। और तुम उत्तेजित स्वर में, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। प्रमोद यह आप क्या कह रहे हैं। जीवनलाल ठीक कह रहा हूँ। मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5000 नगद दाया हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद आवेश में,
यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उनसे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते जीवनलाल तो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों से बदतमीज करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। प्रमोद अपमान में तिलमिलाकर, बाबूजी बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने ही हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले भी दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश, तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारा मूंछ ऊंची है, समझे? प्रमोद जी। जीवनलाल रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर घड़ी बांध देकर। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहीं बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों को खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? प्रमोद व्यंग्य में कह रहे हैं, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुक कर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल जरूर, और हाँ, उसे यह बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मलहम लेकर विदा कराने कब आओगे? ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में। जीवनलाल का प्रस्थान जाना। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी का घटा है। हाथों में लाल चूड़ियाँ हैं, रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हैं। प्रमोद के पास जाकर खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद भारी स्वर में, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। प्रमोद अच्छी तरह तो हो। अब कमला जो है सिसकने लगती है, रोने लगती है धीरे धीरे। प्रमोद आर्द्र स्वर में यानी धीरे से, पागल न बनो कमला, रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी में पत्थर नहीं पिघल सकता। अब कमला फिर सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद घबराओ मत, जल्द ही फिर घर आऊँगा और इस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मलहम लेकर आऊँगा। कमला न समझने के ढंग से, मलहम? प्रमोद हाँ कमला, हमारे बिहार को बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मलहम चाहिए और इस मलहम की कीमत 5000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद तुम चिंता न करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में ही भी मकान 7-8 हज़ार रुपये में बिक ही जाएगा। कमला व्याकुलतापूर्वक आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध। प्रमोद यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर में बिताओ? कमला जिस लड़की की कामना नहीं होगी, किसी लड़की की कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। आवेश में आकर प्रमोद बीच में ही, लेकिन कमला मेरी चिंता आप न करें। सच विदा न होने
सच, विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। प्रमोद, कमला, गोरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला। कागज़ के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी। कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी ममता की मूर्ति हैं। हाँ, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। प्रमोद, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ की ममता सिर्फ दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, गोरी रंग, स्वस्थ शरीर, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। राजेश्वरी, कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। ये कहानी भैया बहनों मैंने आज तक यहाँ आपको पढ़ाई। इसका शेष भाग मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।